वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी मेरे साथ ही हैं इस्लामाबाद से इस वक्त। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौजें जो हैं वो कश्मीर के ऊपर बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं और जंग और जुनूनी सी कैफियत है। दूसरा ये कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं मोदी और भारत के अज़ाइम को बेनकाब करने के लिए, दुनिया के आगे इनको बावर कराने के लिए? मुबशर जी, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल कशीदा है। इस पे कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सीज़ फायर है उसकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इस किस्म की डिप्लॉयमेंट वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर कर दी है जो बड़ी जारहाना है। जिस किस्म के नए मिसाइल उन्हें नस्ब किए हैं, जो कि ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं और जो स्पाइक मिसाइल्स हैं एंटी टैंक, इससे उनके अज़ाइम आपको वाज़े दिखाई देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज हिंदुस्तान जो अपने दाखिली मसाइल में जो बहुत पेचीदा होते चले जा रहे हैं, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बाद, और पूरे हिंदुस्तान में एक एहतजाज की कैफियत है, कुछ भी मुमकिन है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई ना कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे कि हालात बिगड़ें। चुनाचे पाकिस्तान की अफवाज को और पाकिस्तान को भी अलर्ट पे है और हमें चौकन्ना रहना होगा और उनसे कुछ बाइद नहीं है, क्योंकि आपके इल्म में है कि माजी में वो तवज्जो हटाने के लिए और अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए पुलवामा का नाटक रचा चुका है। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमें पता है कि पिछली हुकूमत में ब्रेस दी गई थी हिंदुस्तान को, और फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था बल्कि कई साल तो हमारा तो लेकिन आप बड़े मंझे हुए फॉरेन मिनिस्टर हैं। आप पहले भी ये बड़ी खुश उसलूबी से ये काम कर चुके हैं। तो अभी तक हमने कोई प्रॉपर लॉबिंग फर्म्स क्यों नहीं हायर की कैपिटल हिल में और लंदन के अंदर, कि जो पाकिस्तान का नैरेटिव और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसको सही मानों में पेश करें और मोदी को बेनकाब करें दुनिया के आगे? हमने बिल्कुल बहुत अरसा आपने दुरुस्त निशानदेही की। इस हुकूमत के आने से पहले बहुत अरसे से हमारा एक खला था और हमने कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की थी। इस हुकूमत के आने के बाद हमने एक प्रोसेस मुकम्मल किया और उस प्रोसेस के तहत हमने एक लॉबिंग फर्म भी हायर की और एक पीआर फर्म भी हायर की जो अपना काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज भी मैं समझता हूं कि जो हमारी लॉबिंग फर्म है उसके काम को ज़्यादा फ़ाल होना चाहिए और हम उसको असर नौ भी देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन फर्म से हटकर पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा मुख्तलिफ ज़राए से अपना नुक्ता नज़र उजागर कर रहा है। हमने जिसे कहते हैं एक्टिव इंगेजमेंट के ज़रिए हमने यूएस कांग्रेस से रुजू किया है और हमने यूरोपियन यूनियन से रुजू किया, हमने हाउस ऑफ कॉमन से रुजू किया और फिर जनवरी में जो इंशाल्लाह आ रही है 2020 में, हम एक और एक कोशिश करने चले हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कि हम अपना नुक्ता नज़र पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल के बारे में, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के बारे में, उस पे हम वर्ल्ड ओपिनियन को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं इन ममालिक के, उनको उनके जहनों में हम सही हक़ाइक़ पेश करें, क्योंकि हिंदुस्तान उनसे हक़ाइक़ छुपा रहा है। वो उनको तासुर दे रहा है कि हालात जो हैं वो मामूल की तरफ लौट रहे हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ उसके बरअक्स हैं। इसके साथ साथ हम जो सफ़ारती सतह पर जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, मिसाल के तौर पर सलामती काउंसिल है, मिसाल के तौर पर जनरल असम्बली है अक़वाम मुत्तहिदा की, मिसाल के तौर पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिनीवा में, हम इन फोरम से भी इंगेज कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल मीडिया से भी इंगेज कर रहे हैं और आर्टिकल्स देख लीजिए जो आए हैं पिछले दिनों में कश्मीर की सूरत हाल पर। ये बड़े अरसे बाद एक ऐसा बयानिया बयान कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करता है और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। लेकिन शाह साहब, ये बताइएगा कि अब ये तो पता चल गया दुनिया को कि कश्मीर अब दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ के दरमियान एक फ्लैश पॉइंट बन के सामने आ गया है।
تو اس کے باوجود کشمیر میں جو اتنے مہینوں سے کرفیو لگا ہوا ہے اور کاروبار زندگی بند ہے، اس کے اوپر بین الاقوامی جو قوتیں ہیں وہ کیوں نہیں ہندوستان کو فورس کر رہی؟ اس میں مبشر لقمان صاحب جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں ایک ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا، کسی حد تک میں کہوں مصلحتیں جو ہیں وہ آڑے آ رہی ہیں۔ ہندوستان کو بہت سے دنیا کے اہم ممالک اس خطے میں اپنا ایک اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتے ہیں۔ بہت سے ممالک ہندوستان کو ایک عرب کی مارکیٹ سمجھتے ہیں۔ بہت سے ممالک کے ان کے وہاں کمرشل انٹرسٹ اس قسم کے ڈیولپ ہو چکے ہیں، انویسٹمنٹس اس قسم کی ہیں، جانتے ہوئے کہ اس مسئلے پر ہیومن رائٹس وائلیشنز کے ایشو پر، جموں و کشمیر کے مسئلے پر اور یہ جو سٹیزن ایکٹ کا ایشو ہے اس پر ان کا موقف بہت کمزور ہے، تاریخی طور پر، قانونی طور پر اور زمینی طور پر، لیکن اس کے باوجود وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو اب صورتحال کچھ ایسی بنی ہے کہ جو احتجاج کی کیفیت ہے وہ اس نے اتنا اس کا پھیلاؤ ہو چکا ہے کہ اب دنیا کو چھپانا چاہیں بھی تو نہیں چھپا پا رہے۔ نہیں تو کشمیر میں تو آپ نے دیکھا، جموں کشمیر میں تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کرنے سے، کرفیو کے مسلسل نفاذ سے انہوں نے چیز کو دبانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر آج دیکھیے، ابھی تازہ خبر جو آئی ہے کہ پرینکا گاندھی، راہل گاندھی جو یو پی میں شہادتیں ہوئی ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور 25 کے قریب لوگ اس وقت تک اس ایکٹ کے خلاف لوگ جو ہیں ہندوستان میں ہلاک ہو چکے ہیں، وہ یو پی میں میرٹھ میں جانا چاہ رہے تھے تعزیت کے لیے، ان فیملی سے کنٹرول کرنے کے لیے، اور ان کو روک دیا گیا ہے۔ ابھی آئی ہے انہیں روک دیا گیا ہے اور انہیں صرف تعزیت کے لیے جانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ان کے اپنے ملک میں ہو رہا ہے، ان کی اپنی میجر پارٹی کے امپورٹنٹ لیڈرز ہیں، ان کو ایکسیس نہیں دے رہے، تو آپ اور میں ہم کہاں ٹھہرے؟ تو شاہ صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اب اس تناظر میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان جو جنگ کا خدشہ ہے وہ کتنے فیصد ہوگا آپ کی زبان میں؟ دیکھیے، اب اس کو میں کوئی اس طرح تو میں آپ کو واضح طور پر کوئی پرسنٹیج فارمز میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان سے کچھ بعید نہیں، وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی حماقت بھی کر سکتے ہیں، اور کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی حالات ایک ایسا رخ اختیار کر لیتے ہیں جو آپ نے فورسی نہیں کیے ہوتے۔ تو اب بیسیکلی تو پرائم منسٹر نے بھی ٹویٹ کر دی ہوئی ہے، ڈی جی آئی ایس پی نے بھی ٹویٹ کر دی ہوئی ہے، تو ہمیں اب تشویش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ کیا واقعی ہندوستان اس وقت جارحانہ عزائم رکھے ہوئے ہے، حملہ کرنا چاہ رہا ہے، کہ یہ صرف ایک اپنی سچویشن سے نظریں ہٹانے کے لیے لوگوں کی وہ ایسا کر رہا ہے؟ نہیں، وہ مبشر جی وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، وہ دنیا کا نیریٹو جو ہے، اپنا نیریٹو جو ان کا کمزور پڑ رہا ہے، اس کو دوبارہ ایک جلا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کھیل کھیل سکتا ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کو باور کرائے کہ دیکھا پاکستان پر وہ الزام کا جو ہے بوجھ وہ پاکستان پر پھر پھینکنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو میں رول آؤٹ نہیں کروں گا، میں اس قسم کی حماقت کو رول آؤٹ نہیں کروں گا۔ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ ایک فورن منسٹر تو ہیں اور آپ کے پاس بڑی رپورٹس بھی ہوں گی، لیکن آپ ایک بہت بڑی اور قابل احترام خانقاہ کے روح رواں بھی ہیں، تو آپ کا عام لوگوں سے بھی ملنا جلنا ہوتا ہے، تو اب جو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں وہ آپ کو بھی کہتے ہوں گے کہ کیوں اب ہم آزاد کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ایک صوبے میں کنورٹ نہ کر لیں تاکہ یہ ہندوستان کے عزائم کو ہم ایک ہی دفعہ دھچکا لگا دیں۔ دیکھیے، اس میں ایک اوپینین ہے اور بہت سے ماہرین یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ریکگنائز ڈسپیوٹ ہے، اور اس میں ہم کوئی اگر یک طرفہ کارروائی کرتے ہیں تو اس سے ہمارا انٹرنیشنل لیول پر جو ہمارا کیس ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے
کہ गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी बहुत से लोगों की ख्वाहिशात हैं। वहाँ एक तजवीज़ ये भी चली आ रही थी कि उनको मज़ीद मराहत दी जाएँ, उनके एक प्रोविंशियल स्टेटस को रिकग्नाइज़ किया जाए और उनको एक स्टेटस दिया जाए। लेकिन फिर हमने जब एक होलिस्टिक पिक्चर देखते हैं और जो एक तारीख़ी पहलू देखते हैं, तो इस पर बहुत से लोगों की राय है कि हमें नहीं इस वक्त, क्योंकि एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, रिकग्नाइज है, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं जो अभी जो हल तलब हैं, जिस पर अभी भारत अमल पैरा नहीं हुआ, और हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। शाह साहब, एक ज़रा लंबा सा सवाल है आपसे, पहले माजरत के साथ, कि हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं उनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और ये तो सारे जानते हैं कि ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उनकी अक्सरियत है उनकी जमात की अपर हाउसेस में, रिपब्लिकन पार्टी की। लेकिन जहां वो इम्पीच नहीं होंगे, वहां उनके अगले इलेक्शन की जो कैंपेन है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर ज़रूर होगी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ये चाहेंगे कि वो जो इलेक्शन से पहले उन्होंने वादे किए थे अफ़गानिस्तान से ट्रुप्स बुलाने के या तालिबान के साथ अमन कायम करने के, अब इसमें उनको बड़ी संजीदगी से और बड़ी तेज़ी से वॉर फुटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो क्या आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और पाकिस्तान की वजह से तालिबान और अमेरिका के दरमियान अब कुछ सेटलमेंट हो सकती है इस खित्ते में? दो चीज़ें हैं। पहले तो आप देखिए कि जब ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई थी, तो उससे पहले जून 2017 में एक नई साउथ एशिया स्ट्रैटेजी अनाउंस की गई थी, जिससे कि आपके दोनों ममालिक के ताल्लुकात के पर बहुत से सवालिया निशान उठे थे, और हमारी कोशिश थी कि हम उन रिलेशंस को रीसेट करें। मैं ये कह सकता हूँ एतमाद के साथ कि हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आई है, हमारी इंगेजमेंट में इजाफा हुआ है, ऑफिशियल लेवल पे भी और लीडरशिप लेवल पे भी। सदर ट्रंप के साथ नशिस्तें हुई हैं, उनके सेक्रेटरी पोम्पियो के साथ हमारी नशिस्तें हुई हैं, और जो हमारा मौक़िफ़ था कि अफ़गानिस्तान का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है और इसका एक नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट ही हल है, उस पर आमादगी आई है और डायलॉग का आगाज़ हुआ। उसमें तातुल भी आया, एक वहाँ कुछ एक टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से कुछ हलाकतें हो गई, और अब उसके बाद हॉस्टेजेस रिलीज़ होने के बाद उसमें एक रिजम्पशन भी हो चुकी है। एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद अभी काबुल भी गए, इस्लामाबाद भी आए, दोहा भी गए, तो वो प्रोसेस जहाँ से मुअत्तल हुआ था उसका उन्होंने वहीं से आगाज़ किया है। और सदर ट्रंप भी चाहेंगे यकीनन, जैसे कि आपने कहा कि 2020 है वो इलेक्शन ईयर है अमेरिका में, और इलेक्शन ईयर को सामने रखते हुए उनकी यकीनन ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि जो मैंने कौम से वादा किया था कि वहाँ से मैं ट्रूप्स को पुल आउट करूँगा, तो वो उस पर पूरा उतरे। इसके साथ साथ आप ये भी देखें, आपने इशारा किया था जिस पे आपने इम्पीचमेंट का जिक्र किया, तो इम्पीचमेंट के पीछे भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हाउस में डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है, और उस डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी पे वोट भी सामने आ गया, और उन्होंने एक प्रोसेस का आगाज़ कर दिया। और जिन्होंने हाउस में ये प्रोसेस का आगाज़ किया और वोटिंग कराई, उनके इल्म में था कि सेनेट में उनके पास अक्सरियत नहीं है, और ये इम्पीचमेंट जो है जिस मंतकी अंजाम पर वो पहुंचाना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सारा प्रोसेस क्यों शुरू किया? इसके पीछे सियासत है, इसके पीछे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, इसके लिए 2020 के इलेक्शन के लिए एक एनवायरनमेंट अपने हक में साजगार करने की कोशिश है दोनों तरफ से। चाहे अफगानिस्तान की सूरत हाल को आप देख लें, उस पर भी वो चाहेंगे, उसके भी कुछ मकासद हैं और उससे भी कोई उनको बेनिफिट्स ड्रॉ हो सकते हैं। चाहे इम्पीचमेंट है तो
تو اس طرف بھی اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا یہ زیر بحث رہتی ہے اور صدر ٹرمپ کی شخصیت کو وہ بروز کرتے ہیں، متنازع کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان کو ایک سیاسی اپنا فائدہ دکھائی دیتا ہے، اور اس فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو رساکشی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے۔ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. فارن منسٹر آف پاکستان جناب شاہ محمود قریشی ایک بریک کے بعد آئیں گے تو